गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। स्टूडेंट्स, कल के एमपीजीएस के वीडियो में अपन ने मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। और अपन ने मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को 3 भागों में बांटा था। एक को नाम दिया था पूर्वी पठार, एक को नाम दिया था सतपुड़ा श्रेणी और एक को नाम दिया था मध्य उच्च प्रदेश, है ना। आशा करता हूँ कल का वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, है ना। कल के वीडियो में हमने पूर्वी पठार को और सतपुड़ा श्रेणी को कंप्लीट किया था, है ना। पूर्वी पठार कंप्लीट किया और सतपुड़ा श्रेणी कंप्लीट किया। सतपुड़ा श्रेणी को अपन ने 3 भागों में बांटा था। गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला श्रेणी, बुरहानपुर दर्रे से लेकर लगभग बालाघाट तक महादेव या ग्वालियर पर्वत श्रेणी, और बालाघाट से लेकर अमरकंटक तक या अनूपपुर तक जो सतपुड़ा की श्रेणी है उसे अपन ने नाम दिया था मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक। मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को जब हम पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भौतिक स्वरूप है ना, जिसे हम नाम देते हैं मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर, ठीक है। इसे टोटल 5 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम मध्य उच्च प्रदेश को देखें तो देखिएगा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मध्य उच्च प्रदेश की आकृति कैसी है, तो ध्यान दे लीजिएगा। मध्य उच्च प्रदेश आपकी त्रिभुजाकार आकृति का क्या करता है, निर्माण करता है। ये त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी के दक्षिण का हिस्सा सतपुड़ा श्रेणी होता है और नर्मदा नदी के उत्तर का हिस्सा क्या है, मध्य उच्च प्रदेश है। क्लियर, ठीक। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, है ना, जो त्रिभुजाकार आकृति की भौतिक संरचना स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में जो त्रिभुजाकार आकृति का भौतिक स्वरूप है उसे अपन नाम देते हैं मध्य उच्च प्रदेश, है ना। मध्य उच्च प्रदेश को अगर देखें तो ये नर्मदा, सोन एवं अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान की हैं, है ना। तो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियां और नर्मदा एवं सोन नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश, है ना। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 पर्वत श्रेणियां हैं, है ना। एक को अपन नाम देते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और एक को अपन नाम देते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो मध्य उच्च प्रदेश का भाग नहीं है, लेकिन जो विंध्याचल और कैमूर की श्रेणियां हैं वो मध्य उच्च प्रदेश में स्थित हैं, है ना। और इस प्रदेश में चूंकि विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियां हैं तो अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी कौन सा क्षेत्र होता है, मध्य उच्च प्रदेश। यहाँ से मुख्यतः चंबल, बेतवा, केन, पार्वती, है ना, आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। और ये सारी की सारी नदियां, ध्यान दीजिएगा, है ना, सारी की सारी नदियां उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती हैं, है ना। तो मध्य उच्च प्रदेश में हमें कॉमन चीजें याद रखना है कि नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र जो त्रिभुजाकार विशाल आकृति का निर्माण करता है उसे अपन नाम देते हैं मध्य उच्च प्रदेश, है ना। यह राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों एवं नर्मदा एवं सोन नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। चूंकि यह विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों का भाग है, इसी कारण यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है। और ये सारी की सारी नदियां उत्तर पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि उत्तर में जाओगे तो राजस्थान है ना, लेकिन उत्तर पूर्व में कौन सा प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये सारी की सारी नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जाकर यमुना नदी से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। क्लियर। अगर हम मध्य उच्च प्रदेश का विभाजन करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो मध्य उच्च प्रदेश को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। इसके पहले भाग का नाम है जिसे हम नाम देते हैं मध्य भारत का पठार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाम देते हैं मध्य भारत का पठार। इसके टोटल 5 भाग हैं। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, है ना, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ठीक। तो मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला विभाजन है वो कहलाता है मध्य भारत का पठार, ठीक। इसी को दूसरा नाम भी देते हैं और दूसरा नाम क्या देते हैं, चंबल उप आर्द्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला नाम है इसका मध्य भारत का पठार और दूसरा नाम है इसका चंबल उप आर्द्र प्रदेश, ठीक। अब इसकी भौतिक लोकेशन मैप से निकालते हैं, ठीक। देखिएगा, जो मध्य भारत का पठार है इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है यमुना नदी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मध्य भारत के पठार के उत्तर में है यमुना नदी, ठीक। मध्य भारत पठार के दक्षिण में है मालवा का पठार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके दक्षिण में रहेगा मालवा का पठार, ठीक।
इसके पश्चिम में क्या रहेगा, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, और इसके पूर्व में रहेगा बुंदेलखंड का पठार। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मध्य भारत का पठार है उसकी अगर भौगोलिक लोकेशन निकालें भौगोलिक लोकेशन क्या आएगी, इसके उत्तर में यमुना नदी है। अब आपको पता होगा कि यमुना नदी ए बहती है, इधर से यमुना नदी का बहाव क्षेत्र है, ए है यमुना का बहाव क्षेत्र, ठीक। इसके पश्चिम में मालवा का पठार है। तो आपको पता है कि एक पूरा का पूरा क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है मालवा पठार के अंतर्गत। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार, ये पूरा क्षेत्र मालवा पठार का है ना। तो मालवा पठार इसकी कौन सी सीमा निर्धारित करता है, दक्षिणी सीमा। इसकी पश्चिमी सीमा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियां, ये अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, क्लियर। पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश के जो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी एंड ये पन्ना वाला क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का पठार है, तो ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। तो निश्चित सी बात है ना, कि आपका जो मध्य भारत का पठार निकला वो कौन सा क्षेत्र हुआ, ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका क्या कहलाएगा, मध्य भारत का पठार। तो इसे अपन नाम दे सकते हैं मध्य भारत का पठार, ठीक। अब समझिए, या दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें, है ना, कि मध्य भारत का पठार की भौतिक पोजीशन या भौतिक स्थिति क्या होगी, है ना, तो सरल शब्दों में समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन से पठार का भाग है, मध्य भारत के पठार का, क्लियर। इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी निर्धारित करती है, दक्षिणी सीमा मालवा का पठार निर्धारित करता है, पश्चिमी सीमा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती हैं, और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार निर्धारित करता है, क्लियर हुआ, ठीक। अगर हम मध्य भारत के पठार के क्षेत्रफल की बात करें कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर, है ना, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.7% भाग पर स्थित है, ठीक। जो मध्य उच्च प्रदेश का पहला विभाजन है मध्य भारत का पठार, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र मध्य भारत का पठार कहलाता है ना। इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी, दक्षिणी सीमा मालवा का पठार, पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत श्रेणियां, और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार निर्धारित करता है, ठीक। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,896 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग का निर्माण करता है, यानी मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उस संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार, क्लियर। मध्य भारत के पठार को चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं, है ना। तो चंबल तो नाम क्लियर हो गया नदी की वजह से, उप आंध्र प्रदेश क्यों कहते हैं वो समझिएगा, ठीक है। इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर मुख्यतः दोमट मिट्टी से ढकी हुई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुख्यतः दोमट मिट्टी से ढकी हुई जलज चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर आपने जलज चट्टानों को समझ लिया तो आपको उप आंध्र प्रदेश समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, मध्य भारत के पठार को चंबल उप आंध्र प्रदेश कहते हैं, है ना। यहाँ पर दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी से ढकी हुई जलद चट्टानें हैं। अब जलद चट्टान क्या है, जलद चट्टानों को एक दूसरा नाम भी देते हैं जलाक्रांत। ये क्या कहलाता है, देखना, जो मध्य भारत का प्रदेश है, ये मध्य भारत का पठार है ना, ये मध्य प्रदेश का एक कम वर्षा वाला क्षेत्र है ना। जब हम वर्षा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो हमारा आंसर होता है भिंड, और भिंड कहाँ पर है, मध्य भारत के पठार में, है ना। तो मध्य भारत का क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ना। और ये बात आप बाखूबी समझते होंगे कि जहाँ पर वर्षा कम होती है ना, वहाँ पर सरकार के द्वारा या सरकारों के द्वारा उस क्षेत्र में, है ना, सिंचाई संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु नहरों का अत्यधिक विकास किया जाता है, जहाँ पर भी वर्षा कम होगी, है ना। तो मध्य भारत के पठार में वर्षा कम होती है ना, और यही कारण है कि सरकारों के द्वारा यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नहरों का क्या किया गया है, विकास किया गया है, ठीक है। तो जब नहरों का विकास होगा तो नहरों का जल लगातार उस क्षेत्र में प्रवाहित होगा, तो जब लगातार नहरों का जल उस क्षेत्र में प्रवाहित होगा तो यहाँ की मिट्टी के ऊपरी भाग पर, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग पर जल की मात्रा सदैव बनी रहती है, वर्षा हो या ना हो, किसकी वजह से, नहरों की वजह से, है ना। तो जब जल की मात्रा ऊपरी भाग पर सदैव बनी रहती है तो जो कृषि फसलें होती हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जब मिट्टी के ऊपरी भाग पर जल जमा है ना, तो कृषि फसलों की जड़ों को जो ऑक्सीजन और वायु या अन्य चीजों की जरूरत होती है वो जल की वजह से नहीं मिल पाती। बात समझिएगा, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में सरकारों के द्वारा नहरों का विकास किया गया है ना। जब नहरों का विकास किया जाएगा तो लगातार वहां पर जल
की सप्लाई होगी और खेतों की सिंचाई होगी, है ना। जब लगातार नहरों से सिंचाई होगी तो मिट्टी के ऊपरी भाग पर जल जमा हो जाता है, जल जमा रहता है लगातार कंटिन्यू, है ना। और जब कंटिन्यू मिट्टी के ऊपरी भाग पर जल जमा रहेगा तो कृषि फसलों की जड़ों को ऑक्सीजन या वायु की पूर्ति नहीं हो पाती है ना। और जब ऑक्सीजन और वायु की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार की भूमि को, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की भूमि को जलाक्रांत तथा इसकी ऊपरी परत पर जो जल जमा हो जाता है उस जल को अपन नाम क्या देते हैं, जलज चट्टान, जो कृषि फसलों के लिए अत्यधिक क्या है, हानिकारक है। क्लियर हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना, जलज चट्टान किस प्रदेश में पाई जाती हैं, मध्य भारत के पठार में। ठीक है। तीसरा अगर हम पॉइंट देखें तो जो पूरा का पूरा मध्य भारत का पठार है, ये वाला क्षेत्र पूरा मध्य भारत, है ना, मध्य भारत का पठार विंध्य शैल समूह का प्रदेश है। देखिए फिर से भौतिक संरचना में पहुंचो, है ना। भौतिक संरचना का जो वीडियो है उसमें आपको पढ़ाया गया है कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण भूखंड 5 प्रकार की चट्टानों से बना है, जिनमें से एक चट्टान थी विंध्य शैल समूह, है ना। तो जो मध्य भारत का पठार है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मध्य भारत का पठार विंध्य शैल समूह से निर्मित है। इसका ढाल अगर हम देखें इस पठार का, है ना, तो इसका ढाल ना तो उत्तर की ओर है, ना दक्षिण की ओर है, ना पश्चिम की ओर है, ना पूर्व की ओर है, बल्कि इसका ढाल कहाँ की ओर है, उत्तर पूर्व यानी उत्तर प्रदेश की ओर है ना। इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मुख्यतः भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, नीमच और मंदसौर आदि जिलों में फैला हुआ है। क्लियर हुआ। ठीक। अगर मैंने अभी कहा कि इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है ना, इस क्षेत्र की अगर हम वर्षा की बात करें तो लगभग यहाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में अत्यधिक क्या है, कम है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो भिंड है वो भी इसी प्रदेश में स्थित है। ठीक। इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी की अगर बात करें तो नदी चंबल नदी है, लेकिन ध्यान देना चंबल नदी का उद्गम ना तो इस प्रदेश से होता है और ना ही चंबल नदी का समागम इस प्रदेश में होता है। चंबल नदी का उद्गम होगा मालवा के पठार के इंदौर से, जाना पाव पहाड़ी से, है ना, और ये इंदौर से बहते हुए मालवा पठार से राजस्थान में प्रवेश करेगी और राजस्थान से एक बार पुनः मध्य प्रदेश के मध्य भारत में प्रवेश करेगी और मध्य भारत में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर इटावा में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन मध्य भारत पठार की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी रहेगी वो चंबल नदी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंध नदी का बहाव क्षेत्र है, पार्वती नदी का बहाव क्षेत्र है, कुंवारी नदी का बहाव क्षेत्र है और कुनू नदी का बहाव क्षेत्र है। ठीक। लेकिन ये मध्य भारत का जो पठार है ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, साथ में राजस्थान के पश्चिमी भाग से स्पर्श कर रहा है ना। और ध्यान देना राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तानी भाग है। क्लियर। तो जो मध्य भारत का क्षेत्र है कम वर्षा के कारण वनों की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर वनों का विकास नहीं है, है ना। जो कटीले वन है जैसे खैर, बबूल, है ना, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण वन उपज है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मध्य भारत के पठार की सबसे जो महत्वपूर्ण वन उपज है वो खैर है ना। और यही कारण है कि इस पठार की शिवपुरी में खैर से कत्था बनाने के कारखाना क्या है, स्थित है। क्लियर। अगर हम मध्य भारत पठार की जलवायु की बात करें, है ना, तो इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है ना। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, मध्य भारत पठार की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। और महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें अगर हम देखें तो वहां पर गर्मी अधिक होती है और शीत ऋतु की बात करें ठंडी की तो वो भी अधिक होती है। कारण क्या होता है कि समुद्र से इनकी अत्यधिक दूरी, है ना। जो क्षेत्र समुद्र से बहुत अधिक दूर होता है वहां पर बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी होती है और इस प्रकार की जलवायु को अपन नाम क्या देते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो मध्य भारत पठार की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 15 सेंटीग्रेड से 18 सेंटीग्रेड के मध्य तक आ जाता है। ठीक। इस क्षेत्र में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी जो मध्य भारत का पठार है ना। जलोढ़ और काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ गेहूं, बाजरा और ज्वार की फसलों का सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। क्लियर। अगर हम मध्य भारत के क्षेत्र के जनघनत्व की बात करें, है ना, तो यहाँ का जनघनत्व औसतन 125 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जनघनत्व की दृष्टि से भी यह क्षेत्र अत्यधिक संकीर्ण है। ठीक। इस क्षेत्र में जब वनों का विकास नहीं है, कटीले वन हैं,
और चंबल नदी है। और आपको पता है कि भारत की अगर सबसे अधिक अपरदन करने वाली कोई नदी है तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी, है ना। चंबल अवनालिका अपरदन करती है। अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, है ना। और चंबल कैसा करती है? अवनालिका करती है। परत अपरदन नहीं करती है, अवनालिका करती है। और अवनालिका का मतलब होता है मिट्टी को बीच से या नालियों के रूप में काट देना, जिससे दोनों किनारे बड़े बड़े ऊपर की ओर खड़े हो जाते हैं और बीच से अपरदन हो जाता है। तो चंबल अवनालिका अपरदन करती है, जिससे यहाँ पर मिट्टी के बड़े बड़े टीलों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है ना। और मिट्टी के जब बड़े बड़े टीलों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इन टीलों की वजह से और कटीले वनों की वजह से यह क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली बन गया है ना। और शरण स्थली होने के कारण यह क्षेत्र डाकुओं के लिए, ये डाकुओं को आश्रय देने का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसलिए इसे डाकुओं का बगीचा या डाकुओं की बगिया भी कहा जाता है। क्लियर? अगर हम खनिज संपदा की दृष्टि से देखें, है ना, तो खनिज संपदा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में मुख्यतः सहरिया जनजाति निवास करती है। तो ये था मध्य भारत का पठार। एक बार इसकी भौगोलिक लोकेशन याद रखना। मध्य भारत पठार की उत्तरी सीमा यमुना नदी, दक्षिणी सीमा मालवा का पठार, पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार निर्धारित करता है। चलिए, दूसरा भौतिक स्वरूप अपन देख रहे हैं। दूसरा स्वरूप है मालवा का पठार, है ना। एक चीज ध्यान रखना, जब मध्य प्रदेश के मैप को देखते हैं तो जैसे जब अपन मध्य भारत का पठार पढ़ रहे थे तो उसकी अपन ने भौगोलिक लोकेशन निकाली थी, है ना, कि मध्य भारत के पठार की भौगोलिक पोजीशन क्या होगी। क्लियर? अब अगर अपन मालवा के पठार को देखें तो मैप से समझ लीजिए, है ना, ये उत्तरी दिशा है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूर्व है ना। तो ये जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कहलाता है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा मालवा पठार है ना, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर, है ना। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम और मध्य प्रदेश के मध्य, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश का मध्य भाग, ये दोनों मिलकर एक भौतिक स्वरूप का निर्माण करते हैं जिसे अपन नाम देते हैं मालवा का पठार। क्लियर? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को और मध्य प्रदेश के सेंट्रल या मध्य भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना। तो कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से निकलती है और यह रेखा पूरे मालवा पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। क्लियर? जब हम मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप पढ़ना स्टार्ट किया था तो अपन ने पहला पढ़ा मध्य भारत का पठार। तो अपन ने कहा था कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10% भाग का निर्माण करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा भौतिक स्वरूप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से का निर्माण करता है, तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से का निर्माण करता है मालवा का पठार और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग का निर्माण करता है। क्लियर? यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उस संपूर्ण क्षेत्रफल के 28% भाग पर कौन सा पठार है? मालवा का पठार, ठीक। भौगोलिक संरचना क्या है? मध्य प्रदेश के पश्चिम और मध्य भाग में स्थित भौतिक स्वरूप को अपन मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना या भौगोलिक स्वरूप क्या है? मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 28% हिस्से का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर? इस पठार को अगर हम देखें, मालवा के पठार को, तो जब सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है 28% हिस्से का निर्माण कर रहा है तो निश्चित है सबसे अधिक जिलों में विस्तार भी किसका होगा? मालवा के पठार का, है ना। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 17 जिलों में फैला हुआ है, जिनमें मुख्य जिले इंदौर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, ये मुख्य जिले रहेंगे जिन जिलों में मालवा का पठार क्या है? विस्तृत है, ठीक। अब अगर भौगोलिक संरचना देखें तो आप भौगोलिक संरचना पढ़ चुके हैं और आपने भौगोलिक संरचना में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 5 प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। क्लियर? तो अगर मालवा के पठार को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण मालवा पठार दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है ना। इस संपूर्ण पठार की औसत ऊंचाई, मालवा के पठार की संपूर्ण पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है तथा इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार। क्लियर? और सिगार की जो कुल ऊंचाई है, सिगार की कुल ऊंचाई है 801 मीटर। क्लियर हुआ? ठीक, देखिएगा,
चूंकि मालवा पठार मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में स्थित है, एक बड़ी भौगोलिक संरचना या स्वरूप है, यह मध्य प्रदेश के कुल 28% हिस्से का क्या करता है, निर्माण करता है ना। और जब एक बड़ी भौगोलिक संरचना है, एक बड़ा क्षेत्र है, तो सबसे अधिक जिलों में विस्तार भी किसका होगा, मालवा के पठार का, है ना। और मालवा पठार मध्य प्रदेश के लगभग 17 जिलों में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना के आधार पर देखें तो भौगोलिक संरचना के आधार पर जो मालवा का पठार है, ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है तथा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिगार है और इसकी कुल ऊंचाई है 881 मीटर। क्लियर हुआ, ठीक। अगर मृदा संरचना की दृष्टि से देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टॉपिक को समझिएगा, है ना। अगर मृदा संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो मृदा संरचना की दृष्टि से संपूर्ण मालवा क्षेत्र या संपूर्ण मालवा प्रदेश काली मिट्टी का क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संपूर्ण मालवा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र। अभी आगे चलकर जब मिट्टी वाला टॉपिक आएगा तो हम कई प्रकार की मिट्टियां पढ़ेंगे, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना। तो ये सारी मिट्टियां आएंगी, उनमें से एक जो मुख्य मिट्टी रहती है वो रहती है काली मिट्टी, है ना। तो जो मालवा का क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब काली मिट्टी बनती कैसे है ये थोड़ा समझना होगा हमें, ठीक। भूगोल में हम ज्वालामुखी पढ़ते हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग का गर्म एवं तप्त मैग्मा धरातल पर आता है, बाहर आता है ना। और जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो जब वो लावा का निर्माण करता है, ठंडा हो जाता है ना, तो उस मैग्मा के ठंडा होने से जिस मृदा का निर्माण होता है वो मृदा कौन सी होती है, काली मृदा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मालवा का क्षेत्र है ये ज्वालामुखी का क्षेत्र रहा होगा कभी ना कभी, है ना। और यही कारण है कि इस पठार का निर्माण, जो मालवा का पठार है, इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होने के कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सबसे अधिक काली मिट्टी का क्षेत्र कहीं पर है तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, मालवा के पठार में। और उसका कारण क्या है कि चूंकि मालवा का पठार ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से निर्मित हुआ है और काली मिट्टी मैग्मा या लावा से ही बनती है, इसी कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है। इस पूरे क्षेत्र को अगर हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र में वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर, ध्यान दीजिएगा, वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। यानी वर्षा एवरेजन ठीक है ना, क्योंकि अगर 75 से कम है तो वो सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा, है ना। औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे और 125 पर्याप्त वर्षा है ना। तो इस मालवा के पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर यहाँ की जलवायु को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो कर्क रेखा निकलती है मध्य से, और कर्क रेखा जब मध्य से निकलेगी तो निश्चित है यहाँ की जलवायु श्रेष्ठ होगी, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होना और शीत ऋतु में ठंडी होना, ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडी, यानी एक सम जलवायु, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कई विदेशी यात्रियों ने भारत की समय समय पर यात्राएं की थी, है ना। एक विदेशी यात्री या चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था फाहियान, है ना। फाहियान गुप्त शासकों के समय भारत आया था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और जब वो भारत आता है तो वो मालवा प्रदेश की जलवायु से बहुत प्रभावित होता है ना। और वो मालवा प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक माना है। ध्यान दीजिएगा, मालवा प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा इस प्रदेश के मध्य से निकलती है। चीनी यात्री फाहियान ने उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण इस प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक माना है। क्लियर। नदियों की बात कर लें, नदियां क्या हैं, कहां से क्या निकलती हैं, ठीक। अपन जब मध्य भारत का पठार पढ़ रहे थे तो बार बार एक नदी आ रही थी जिसका नाम था चंबल नदी। मध्य भारत के पठार की भी मुख्य नदी चंबल है और मालवा के पठार की भी मुख्य नदी क्या है, चंबल है। क्यों? क्योंकि चंबल का जो उद्गम है, ध्यान दीजिएगा, जो चंबल नदी का उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम है मालवा का पठार, और चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बहाव क्षेत्र है मध्य भारत का पठार, है ना। क्योंकि चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार के इंदौर जिले के जानापाव नामक पहाड़ी से होता है,
है ना, जानापाव पहाड़ी से मंदसौर और रतलाम और मंदसौर में बहते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करके इस तरह से कहाँ चली जाती है, मध्य भारत के पठार में, है ना। तो मालवा पठार में उद्गम की दृष्टि से चंबल इस पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर काली सिंध, माही, है ना, पार्वती, सोनार, बेतवा, है ना, क्योंकि बेतवा भी इसी पठार से रहेगी, ठीक है। बेतवा का उद्गम भी विदिशा से होता है तो वो भी इसी पठार से रहेगी, है ना। बेतवा आदि नदियां प्रमुख हैं। एक नदी और है इस पठार की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हम नाम देते हैं क्षिप्रा नदी, है ना। क्षिप्रा का उद्गम भी इंदौर की काकरीवर्डी पहाड़ियों से होगा, है ना। इंदौर से बहने के बाद उज्जैन में जाएगी और उज्जैन में आपको पता है कि इसी नदी पर प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर क्षिप्रा नदी पर ही महाकुंभ मेले का, जिसे हम नाम देते हैं सिंहस्थ मेला, का आयोजन होता है। क्लियर। अगर फसलों की दृष्टि से मालवा प्रदेश को देखा जाए, नदियों की दृष्टि से समझ में आया। नदियों की दृष्टि से बस 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है कि चंबल इस प्रदेश की मुख्य नदी है। इसके अतिरिक्त क्षिप्रा, काली सिंध, सोनार, माही और बेतवा नदियों का उद्गम होता है ना। क्षिप्रा सिंहस्थ या कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उद्गम इंदौर की काकरीवर्डी से होता है ना। अगर फसलों की दृष्टि से मालवा के पठार को देखें, है ना, तो फसल या कृषि की दृष्टि से मालवा पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को नाम देते हैं पश्चिमी मालवा और एक को नाम देते हैं पूर्वी मालवा। क्लियर। अब इसे अगर 2 भागों में बांट दें फसल के आधार पर, कृषि के आधार पर, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी मालवा का क्षेत्र और ये हो जाएगा पूर्वी मालवा का क्षेत्र। क्लियर। अब अगर इनमें देखें कि दोनों में कृषि उत्पादन की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है ना, तो जो पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी मालवा का क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और पश्चिमी मालवा के क्षेत्र को कपास क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है वो पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में होता है और कपास के साथ साथ यहाँ पर गेहूं, ज्वार आदि फसलों का भी उत्पादन होता है। लेकिन पूर्वी मालवा को अगर हम देखें, इस क्षेत्र को, है ना, क्योंकि पूर्वी मालवा में विदिशा, भोपाल, रायसेन, है ना, तो यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है, अर्थात ये कपास क्षेत्र नहीं होगा। क्लियर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर कपास उत्पादन का क्वेश्चन करता है फसलों के आधार पर, है ना, कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी मालवा या खंडवा खरगोन, है ना, और पूर्वी मालवा गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। तो फसलों के या कृषि के आधार पर मालवा प्रदेश 2 भागों में बटेगा, पश्चिमी मालवा और पूर्वी मालवा। पश्चिमी मालवा कपास क्षेत्र है और पूर्वी मालवा कपास क्षेत्र नहीं है। ठीक। औद्योगिक दृष्टि से अगर देखा जाए, और क्योंकि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो विकसित क्षेत्र है वो भी मालवा क्षेत्र है, इंदौर, भोपाल विकसित है और दोनों कहाँ है, मालवा में है ना। तो अगर उद्योगों की दृष्टि से देखें, है ना, तो उद्योगों की दृष्टि से भी पश्चिमी मालवा पूर्वी मालवा से कहीं अधिक विस्तृत है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी मालवा में कपास का उत्पादन होता है ना, और कपास के उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र में सूती कपड़े का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है और सूती कपड़े की सर्वाधिक जो मिल हैं, फैक्ट्री हैं, वो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसी कारण मध्य प्रदेश के इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो उद्योगों की दृष्टि से याद रखिएगा, उद्योगों की दृष्टि से मालवा पठार को या मालवा प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाएगा, पश्चिमी मालवा और पूर्वी मालवा। पश्चिमी मालवा उद्योगों की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्यों, यहाँ कपास का उत्पादन होता है और कपास का उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूती कपड़ा मिले हैं और सर्वाधिक सूती कपड़ा मिले मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसी कारण मध्य प्रदेश के इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक। अगर हम थोड़ा सा धार्मिक हो जाएं, तो धर्म की दृष्टि से अगर देखें तो जब इस्लाम धर्म की बात आती है, मस्जिदों की बात आती है ना, तो इस्लाम के लिए सबसे पवित्र मस्जिद है अगर कोई, तो दिल्ली की जामा मस्जिद है, सबसे पवित्र है वो, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है ना, भारत में, मध्य प्रदेश में नहीं, है ना, मुस्लिम धर्म की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका आंसर होता है ताजुल मस्जिद, है ना। और ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के भोपाल जिले में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि देश की या भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के भोपाल जिले में स्थित है तथा यहाँ के सीहोर में अनाज मंडी स्थित है। ठीक, क्योंकि एक कृषि उत्पादक क्षेत्र है। ठीक। मालवा पठार का अगर कोई ऐतिहासिक नगर है, ध्यान रखिएगा, मालवा पठार का अगर कोई ऐतिहासिक नगर है तो वो क्या है, उज्जैन, है ना। ये आज से नहीं, हम धर्म में चाहे रामायण ले लें चाहे महाभारत ले लें, हर काल में हमें उज्जैन का उल्लेख मिला है ना। चाहे महाजनपद काल ले लें चाहे गणराज्य काल ले लें, कोई भी काल ले लें, हर काल में हमें उज्जैन का उल्लेख मिलेगा। भगवान कृष्ण ने तो उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा भी ग्रहण की थी,
है ना। उज्जैन का प्राचीन नाम हमें अवंतिका मिलता है, अवंती मिलता है ना। ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर क्षिप्रा नदी में प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक राज्य पढ़ते हैं, आमेर राज्य, ध्यान रखिएगा, आमेर, है ना। और आमेर को हम वर्तमान में नाम देते हैं जयपुर यानी राजस्थान, है ना। आमेर के एक शासक थे जिनका नाम था सवाई मिर्जा राजा जयसिंह, है ना। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने वेधशालाएं स्थापित की थी भारत में, 5 वेधशालाएं, खगोलिकी को लेकर, ये ज्योतिष को लेकर, या गणना करने को लेकर, नक्षत्र और ग्रहों की गणना करने के लिए आमेर या जयपुर के शासक सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने 5 वेधशालाएं, जिन्हें हम जंतर मंतर भी नाम देते हैं, है ना, 5 वेधशालाएं भारत में स्थापित की थी, है ना। उनकी जो पहली वेधशाला है वो उत्तर प्रदेश के बनारस में है ना। दूसरी वेधशाला राजस्थान के जयपुर में है। तीसरी वेधशाला उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। चौथी वेधशाला दिल्ली में है। और अब यहां से आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में वेधशाला स्थित है तो आपका आंसर क्या होगा, उज्जैन, क्योंकि सवाई मिर्जा राजा जय सिंह ने जो अपनी 5वीं वेधशाला या जंतर मंतर स्थापित किया था वो कहां स्थापित किया था, उज्जैन में। क्लियर। ये तो हो गया हिंदू धर्म। अगर बौद्ध धर्म की ओर चले जाएं, है ना, तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, है ना। ये कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और ये गणराज्य की स्थिति वर्तमान में कहां से है, बिहार से है ना। लेकिन बौद्ध धर्म को लेकर मध्य प्रदेश भी एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसे अपन नाम देते हैं सांची, है ना, जो कहां पर है, रायसेन जिले में। क्लियर। और ये रायसेन जिला किस प्रदेश का क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र का। तो मालवा क्षेत्र के रायसेन जिले में सांची स्थित है, जहां पर मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अगर गुफाओं की दृष्टि से देखें, है ना, तो एक गुफाएं मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हैं, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, नाम देते हैं बाघ की गुफाएं, है ना, सॉरी उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। और विदिशा जिला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, मालवा के क्षेत्र में। तो ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं, है ना। मालवा क्षेत्र में एक स्थान और है जिसे नाम देते हैं मांडू या मांडो लिखा मिल जाता है ना। मांडो अपनी लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मांडू का जो या मांडव का जो शासक था उसका नाम था बाज बहादुर, और उसकी जो प्रेमिका थी वो गुर्जर जाति की थी जिसका नाम था रूपमती, है ना। बाज बहादुर और रूपमती की जो प्रेम कथाएं हैं वो आपको मांडू में देखने को मिल जाएंगी, है ना। मालवा क्षेत्र में देवास स्थित है। देवास में नोट बनाने का या नोट का जो कागज छपता है, नोट छपता है, वो कारखाना स्थित है। तो मालवा क्षेत्र हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भी दृष्टि से मालवा क्षेत्र को देखा जाए, चाहे वो कृषि की दृष्टि से देखो, चाहे वो उद्योग की दृष्टि से देखो, है ना, चाहे वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखो, हर क्षेत्र के आधार पर मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। इसमें कुछ चीजें बहुत कॉमन है जो याद रखनी है। पहले इसकी भौगोलिक पोजीशन याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग में मालवा का पठार स्थित है ना। कर्क रेखा मध्य से निकलती है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 28% भाग का निर्माण करता है ना, यानी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग का निर्माण करेगा। ठीक। तीसरी चीज, जब सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है तो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जिलों में इसका विस्तार भी होगा, और 17 जिलों में इसका विस्तार है ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है। औसत ऊंचाई पठार की 500 मीटर है, लेकिन सबसे बड़ी चोटी सिगार है जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर, है ना। ज्वालामुखी से निर्मित, लावा से निर्मित होने के कारण यह क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर, है ना। जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और यही कारण है कि चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायुओं में से गिना है। नदियों की दृष्टि से देखें तो चंबल मुख्य नदी है, जबकि अन्य नदियां भी प्रवाहित होती हैं, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, माही, बेतवा। फसल की दृष्टि से 2 भाग, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा। पश्चिमी मालवा कपास क्षेत्र है, पूर्वी मालवा गेहूं क्षेत्र है। ठीक। उद्योगों की दृष्टि से देखें, पश्चिमी मालवा अत्यधिक विकसित है, सूती कपड़े का उद्योग है, इंदौर में सबसे अधिक सूती मिले हैं, इसी कारण मिनी मुंबई है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस्लाम धर्म की देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र का या मालवा क्षेत्र का नगर, प्रसिद्ध नगर उज्जैन है जो ऐतिहासिक है, नाम अवंतिका है, 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पर वेधशाला का निर्माण करवाया है ना। भगवान कृष्ण ने यहाँ के संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी,
है ना। हाँ, एक चीज तो भूल ही गए अपन, महाकवि कालिदास, जिनकी गणना भारत में शेक्सपियर के रूप में की जाती है। या विश्व में देखें तो क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर कौन है, तो हमारा आंसर होता है कालिदास। संस्कृत के महान कवि जिन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक सब कुछ लिखा, वो भी कहाँ से संबंधित है, मालवा क्षेत्र के उज्जैन से संबंधित है। ठीक, मालवा क्षेत्र में रायसेन में स्थित सांची बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। मांडव बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये पूरा का पूरा मालवा क्षेत्र है, आप इससे सुनकर नोट्स बना सकते हैं और लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके मालवा क्षेत्र के से एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा विभाजन। ठीक, ये है बुंदेलखंड का पठार, देखिएगा पूरा का पूरा मैप से क्लियर कर लीजिए, ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक, सीमाएं निकाल लो, एक हो गया उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और एक पश्चिम है। तो मध्य प्रदेश के ना तो उत्तर में और ना पूर्व में, है ना। तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। तो मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्व और मध्य भाग, है ना। तो सीधा सा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग पर, ऐसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तर पूर्व भाग पर जो भौगोलिक संरचना या स्वरूप स्थित है उसे हम नाम देते हैं बुंदेलखंड का पठार। याद रखिएगा, भौगोलिक स्थिति जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जब मध्य भारत की निकाल रहे थे तो कहा था कि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, है ना, जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में मालवा का पठार, पश्चिम में अरावली, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, है ना। इसे निकाला तो अपन ने कहा कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में और मध्य भाग में मालवा का पठार है। अब बुंदेलखंड में आ रहे हैं तो देख लीजिए, है ना, ना तो उत्तर है ना पूर्व है, बल्कि क्या है, उत्तर पूर्व है और मध्य भी लिए हुए है ना। तो मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तर पूर्व भाग में स्थित जो संरचना है उस संरचना को अपन नाम देते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्लियर, ठीक, यानी सीधा सा अर्थ है कि मध्य प्रदेश के मध्य, है ना, और उत्तर पूर्व में जो संरचना स्थित है इस संरचना को अपन नाम क्या देते हैं, बुंदेलखंड का पठार, है ना। इस पठार की अगर औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई भी अलग अलग है, दिशाओं के आधार पर निकालते हैं, है ना। इसकी औसत ऊंचाई अगर उत्तर दिशा में देखें तो उत्तर दिशा में इसकी औसत ऊंचाई है 150 मीटर, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन अगर वही हम दक्षिण दिशा में देखते हैं तो दक्षिण दिशा में इस पठार की औसत ऊंचाई है लगभग 400 मीटर। समझिएगा ध्यान से यहाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तर पूर्व भाग में स्थित भौगोलिक संरचना को अपन नाम क्या देते हैं, बुंदेलखंड का पठार। ठीक, औसत ऊंचाई इसकी एक जैसी नहीं है ना, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ और कटाफटा क्षेत्र है ना। तो इसके उत्तर में इसकी ऊंचाई 150 मीटर है और दक्षिण में इसकी ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर है। क्लियर हुआ, ठीक। अगर इस पठार की हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी क्या है इस पठार की, है ना, तो सबसे ऊंची चोटी है इस पठार की सिद्ध बाबा की चोटी, है ना। और सिद्ध बाबा चोटी की लगभग औसत ऊंचाई है 1172 मीटर। ठीक है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर हम इसके ढाल की बात करेंगे कि बुंदेलखंड पठार का ढाल किस दिशा की ओर है, ध्यान दीजिएगा, तो बुंदेलखंड पठार का जो ढाल है वो सीधा सा अंदाजा आप लगा सकते हो, इस पठार से निकलने वाली नदियां जिस दिशा की ओर बहें, समझ जाना, उधर की ओर ढाल है। तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर की ओर बह के जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं, है ना। तो इसका ढाल किस दिशा की ओर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। क्लियर, तो बस यहाँ से एक कॉमन फैक्ट है, समझ लीजिए, जो बुंदेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है ना। इस पठार की ऊंचाई उत्तर दिशा में 150 मीटर और दक्षिण दिशा में 400 मीटर है। ठीक, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है और इस पठार का ढाल कहाँ की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। अगर हम बुंदेलखंड पठार को देखें, है ना, तो बुंदेलखंड का जो पठार है ना, देखिएगा, ठीक, इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, जो बुंदेलखंड का पठार है इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। आप समझिए ग्रेनाइट चट्टानें क्या हैं। ठीक, जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इन तीनों चट्टानों में से अगर सबसे प्रारंभिक कोई चट्टान है तो वो आग्नेय है, सबसे कठोर कोई चट्टान है तो वो आग्नेय है ना। परतदार नहीं, बिना परत के अगर कोई चट्टान है तो वो आग्नेय है। क्लियर, ठीक। अवसादी परतदार है, मुलायम है, टूट जाती है आसानी से। रूपांतरित
जब आग्नेय और अवसादी अपना रूप बदलती हैं तो रूपांतरित बनती है। तो मुख्यतः दो चट्टानें हो गई, आग्नेय और अवसादी। क्लियर। अवसादी चट्टानों को मैंने बता दिया कि इसमें परतें पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला पत्थर आसानी से टूट जाते हैं, है ना। लेकिन आग्नेय चट्टान धरातल की प्रारंभिक चट्टान है, कठोर चट्टान है, रवे नहीं होते हैं, परत नहीं होती है, सबसे कठोर चट्टान है, धरातल के अंदर है। ठीक। अब आप ये समझिए, जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, धरातल की अंदर का जो धरातल की, जब पृथ्वी की जब हम आंतरिक संरचना पढ़ते हैं भूगोल में, है ना, तो आंतरिक संरचना में हमें 3 भाग पढ़ाए जाते हैं, स्याल, साइमा और निफे, है ना। जो निफे है वो अत्यधिक गर्म है, जो पृथ्वी का केंद्र है वो 6370 किलोमीटर में है ना, और सबसे आंतरिक परत निफे है ना। निफे का तापमान इतना अधिक है कि वहां पर जो भी चीजें हैं वो एकदम द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है ना। और जब किसी कारण से उस द्रव अवस्था में कोई लिक्विड या पानी पहुंच जाता है तो वहां पर वाष्प बनती है, गैस बनती है ना। और गैस में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी मशीन को चला सकती है ना। तो जब इस तरह से बहुत सारी वाष्प निफे में इकट्ठी हो जाती है तो वो वाष्प अपनी ताकत से ऊपर की परतों को, स्याल साइमा को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है ना। और जब वाष्प बाहर आती है तो निफे का जो तरल पदार्थ होता है उसे भी बाहर आने का क्या हो जाता है, मार्ग मिल जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो कहलाता है मैग्मा, ठंडा हो जाता है तो कहलाता है लावा, और एक घटना कहलाती है ज्वालामुखी विस्फोट। क्लियर। अब समझिए, जब कभी धरातल में ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो जो निफे का द्रव पदार्थ है उसे बाहर आने का मौका मिलेगा, बाहर आएगा, क्योंकि उसे रास्ता वाष्प में बना दिया। जब वो बाहर आता है तो यहां पर देखना, जब वो बाहर आएगा तो धरातल के अंदर के समस्त परतों को तोड़ता हुआ ऊपर आएगा, और जब ऊपर आएगा तो ऊपर आके ठंडा होकर जमा हो जाएगा, है ना। तो उसके जमा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे नाम देते हैं आग्नेय चट्टान। यानी सीधा सा अर्थ है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले गर्म मैग्मा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे नाम देते हैं आग्नेय चट्टान। क्लियर। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। क्लियर। अब समझना, यहां से बाह्य आग्नेय का मतलब है कि जब मैग्मा धरती की ऊपरी परत पर आकर जमा हो जाए, जो हमें स्पष्ट दिखाई दे, तो वो जो चट्टान होती है उसे नाम देते हैं बाह्य आग्नेय, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संपूर्ण मैग्मा धरातल पर बाहर नहीं आ पाता है, धरातल के अंदर जो पतली पतली नसें के रूप में, पतली पतली नसों के रूप में, क्योंकि आप देखते होंगे जब कभी हम बोरवेल्स करवाते हैं तो पानी नहीं मिलता, कहते हैं पत्थर आ गया, कुआं खुदवाते हैं तो पत्थर मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं धरातल के अंदर पत्थर है। तो ये पत्थर कहां से आया, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो मैग्मा संपूर्ण धरातल पर नहीं आ पाया, कुछ मैग्मा धरातल के अंदर शिफ्ट हो गया। तो जो धरातल के अंदर मैग्मा शिफ्ट हुआ और उसने जिस चट्टान का निर्माण किया उसे नाम देते हैं आंतरिक आग्नेय। आंतरिक आग्नेय का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, है ना, और बाह्य आग्नेय का एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट। फिर से समझिए, जो मैग्मा धरातल के ऊपरी भाग पर आकर जमा हो जाता है उसे नाम देते हैं बाह्य आग्नेय, एग्जाम्पल बेसाल्ट, और जो मैग्मा धरातल की आंतरिक भाग पर जमा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है उसे नाम देते हैं आंतरिक आग्नेय, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, है ना। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अब आइए टॉपिक पे, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित नहीं है, बल्कि किससे निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टानों से। और यही कारण है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में अनेक ऐसे खनन क्षेत्र हैं जहां से ग्रेनाइट पत्थर का क्या होता है, उत्खनन होता है ना। तो संपूर्ण बुंदेलखंड का क्षेत्र ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 7.7% भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में इसका योगदान कितना है, 7.7%। क्लियर। वर्षा की दृष्टि से अगर देखें तो वर्षा की दृष्टि से बुंदेलखंड के क्षेत्र में लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य में इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा होती है ना। चूंकि यहां भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो ग्रेनाइट पत्थर बना है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी है ना। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में 2 मिट्टी मुख्यतः पाई जाती हैं, एक काली मिट्टी और एक लाल पीली मिट्टी, है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिश्रित मिट्टी का है, जिसमें 2 मिट्टियां मुख्यतः रहेंगी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, है ना। हाँ, यहाँ पर एक मृदा और पाई जाएगी, बालुई दोमट मिट्टी, क्योंकि नदियों का बहाव क्षेत्र है और नदियों के बहाव क्षेत्र के कारण यहाँ पर बालुई दोमट मृदा की भी क्या है, अधिकता है। क्लियर। ठीक। अगर हम यहाँ की नदियों की बात करें बुंदेलखंड के क्षेत्र की, तो बुंदेलखंड में मुख्यतः सिंध, बेतवा, धसान और केन,
यहाँ की मुख्य नदियां हैं, और यहाँ की जो बुंदेलखंड में चूंकि काली मिट्टी का क्षेत्र है और लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, तो इन दोनों मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में ज्वार की खेती होती है। इसी कारण पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? ज्वार का है। क्लियर? इसका ढाल मैं बता ही चुका हूं कि उत्तर की ओर है ना। अगर हम पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो पूरे बुंदेलखंड का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर वन पाए जाते हैं, है ना। और जो ये वन है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ प्रकार के हैं, और यहाँ की जो मुख्य वन उपज है वो तेंदुपत्ता है, और तेंदुपत्ता से यहाँ पर छोटे छोटे लघु या कुटीर उद्योग विकसित हुए हैं, अर्थात तेंदुपत्ते के कारण यहाँ पर लघु या कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है, जिनमें बीड़ी उद्योग आपका क्या है? मुख्य है ना। अगर हम इस प्रदेश को देखें जिलों के आधार पर, है ना, देखिएगा तो जिलों में विस्तार के आधार पर इस प्रदेश को दो भागों में बांट सकते हैं। जिलों में विस्तार के आधार पर, है ना, पूर्वी बुंदेलखंड, है ना, और पश्चिमी बुंदेलखंड। ध्यान दीजिएगा, ठीक। पूर्वी बुंदेलखंड में मुख्यतः छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया को शामिल करते हैं। क्लियर? जबकि पश्चिमी देखना, ये पूर्वी बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ये सारे क्षेत्र शामिल होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम पश्चिमी बुंदेलखंड की बात करें तो पश्चिमी, हम यहां से ध्यान से समझना, पश्चिमी बुंदेलखंड में हम शामिल करते हैं शिवपुरी को, लेकिन शिवपुरी तो मध्य भारत का भाग है ना। तो संपूर्ण शिवपुरी पश्चिमी बुंदेलखंड में नहीं है ना। शिवपुरी की कुछ तहसीलें पश्चिमी बुंदेलखंड में हैं, जिसमें मुख्यतः दो तहसीलें उसकी रहेंगी, एक रहेगी पिछोर, है ना, और एक रहेगी करेरा। यानी शिवपुरी जिले की दो तहसीलें पिछोर और करेरा, ये आपकी पिछोर है और ये आपकी करेरा है। ये दोनों तहसीलें कहां चली जाएंगी? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। क्लियर? ठीक। ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर मध्य भारत पठार का केंद्र है, लेकिन ग्वालियर की कुछ तहसीलें बुंदेलखंड में भी आती हैं, बुंदेलखंड पठार में। और ग्वालियर की मुख्यतः डबरा तहसील, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर की मुख्यतः डबरा तहसील आपकी कहां चली जाएगी? बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ये डबरा है। क्लियर? अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड मध्य भारत पठार का भाग है, लेकिन भिंड की एक तहसील जिसे हम नाम देते हैं लाहार तहसील बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल है ना। तथा इसके अतिरिक्त मालवा की पठार के जो रायसेन और विदिशा जिले हैं, रायसेन और विदिशा जिले का कुछ हिस्सा भी कहां शामिल है? बुंदेलखंड के पठार में। तो ये था बुंदेलखंड का पठार। इसमें भी कुछ कॉमन चीजें हैं, आप लोग याद रखिएगा इसे, है ना। पहला, मध्य प्रदेश का इसका भौगोलिक स्थिति याद रख लेना कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व और मध्य का क्षेत्र बुंदेलखंड है। औसत ऊंचाई उत्तर में 150, दक्षिण में 400, सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, है ना। निर्माण ग्रेनाइट नीच चट्टानों से, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, है ना। सिंध, बेतवा, केन, धसान मुख्य नदियां हैं, है ना। इस पठार के लगभग 30% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ प्रकार के हैं। तेंदुपत्ता मुख्य वन उपज है, और तेंदुपत्ते के कारण लघु उद्योग यानी बीड़ी उद्योग का यहाँ पर क्या हुआ है? विकास हुआ है ना। जिलों में विस्तार के आधार पर दो भाग हैं, पूर्वी बुंदेलखंड, पश्चिमी बुंदेलखंड। पूर्वी बुंदेलखंड में छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, और पश्चिमी बुंदेलखंड में शिवपुरी की दो तहसीलें पिछोर और करेरा, ग्वालियर की डबरा तहसील, भिंड की लाहार तहसील, रायसेन और विदिशा जिले के कुछ भाग, है ना, क्या करते हैं? बुंदेलखंड के पठार का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा विभाजन अपन देखते हैं, रीवा पन्ना का पठार, है ना। सबसे पहले इसकी भौगोलिक लोकेशन निकाल लेते हैं। ठीक, ये है मालवा का पठार, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है ना। तो मालवा पठार के उत्तर पूर्व में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मालवा पठार के उत्तर पूर्व, ठीक, तथा एक चीज और ध्यान रखना, ठीक, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में तथा मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में, ठीक है, और दो पोजीशन इसकी याद रखना है, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य में, है ना, जो प्रदेश स्थित है उस प्रदेश को रीवा पन्ना का पठार कहते हैं। बस दो दिशाएं इसकी याद रखना, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में तथा मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य में स्थित भौतिक संरचना को अपन रीवा पन्ना का पठार कहते हैं। ठीक, यह पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10% हिस्से का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक, यानी मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 10% हिस्से पर अगर अपन देखें तो मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा इस पठार की दक्षिणी सीमा से निकल जाती है, बिल्कुल कर्क रेखा इसकी दक्षिणी सीमा से क्रॉस कर जाती है ना। इस संपूर्ण पठार को अगर देखें अपन तो ये पठार चट्टानों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
ठीक, जैसे बुंदेलखंड को पढ़ा तो अपन ने कहा कि बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, क्लियर। लेकिन इस पठार को अगर अपन देखें तो यह पठार बलुआ पत्थर की चट्टान से बना है, यानी औषधि चट्टान या बलुआ पत्थर की चट्टान से बना है। और इस पठार में बलुआ पत्थर की एक मोटी परत है और उस मोटी परत ने यहाँ पर बड़ी बड़ी कगारों का निर्माण किया है। और बड़ी बड़ी कगारों का निर्माण होने के कारण और विंध्य पर्वत श्रृंखला के होने के कारण इस प्रदेश को अपन दूसरा नाम देते हैं, जिसे नाम देते हैं विंध्यन कगारी प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पूरी भौगोलिक संरचना का निर्माण बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है ना। बलुआ पत्थर की चट्टानों ने यहाँ पर कगारों का निर्माण किया है और विंध्य पर्वत श्रृंखला के कारण इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है ना। अगर चट्टान संरचना के आधार पर देखें तो यह प्रदेश कडप्पा और विंध्यन शैल समूह की चट्टानों से बना है। ये आप पढ़ चुके हैं संरचना में, 5 चट्टानें जब पढ़ी थी, है ना। कडप्पा और विंध्यन शैल समूह की संरचना से पूरा का पूरा पठार निर्मित है ना। इस पठार में अगर हम मृदा देखें, मिट्टी, है ना, तो इस पठार में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। पूरे क्षेत्र में यह पूरा क्षेत्र लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ की औसत वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर, यानी वर्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना, 125 सेंटीमीटर है। और इस पूरे क्षेत्र में 2 फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एक गेहूं और एक चावल, क्लियर। अगर हम नदियों की दृष्टि से देखें, है ना, तो नदियों की दृष्टि से यहाँ पर केन, टोन्स, बीहड़, है ना, आदि प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और बीहड़ का नाम आते ही यहाँ पर जलप्रपात दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि बीहड़ में जलप्रपात है ना। जो मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा जलप्रपात है वो भी आपका बीहड़ नदी में है ना। तो बीहड़ में मुख्यतः 3 जलप्रपात प्रमुख हैं, जिनमें से एक का नाम है चचाई, एक का नाम है केवटी और एक का नाम है बहुटी। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? चचाई, जो यहाँ के रीवा जिले में स्थित है, क्लियर। इस प्रदेश का अगर विस्तार देखें तो रीवा पन्ना नाम से क्लियर हो रहा है, 2 जिले तो है ही हैं, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर जिले की रहली और बंडा तहसीलें। ध्यान रखना, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर जिले की रहली और बंडा तहसीलें रीवा पन्ना के क्षेत्र में स्थित हैं, क्लियर। अपन ने चट्टानें जब पढ़ी तो अपन ने कहा कि यह क्षेत्र 2 चट्टानों से निर्मित है, कडप्पा और विंध्यन से। और कडप्पा का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि कडप्पा शैल समूह में एक बहुमूल्य खनिज तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हीरा। और मध्य प्रदेश का जो हीरा उत्खनन क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका रीवा पन्ना का पठार, क्लियर। तो यहाँ पर जो कडप्पा शैल समूह है उससे हीरा प्राप्त होता है और विंध्यन शैल समूह से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्राप्त होता है, ठीक। पन्ना जिला अगर अपन देखें तो हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रीवा में कत्था बनाने का कारखाना है। सीमेंट उत्पादन के लिए अगर भारत में कोई प्रसिद्ध स्थल है तो वो सतना है, क्योंकि सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, और दोनों इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में क्या है? उपलब्ध है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर प्रसिद्ध शारदा मंदिर मैहर में स्थित है। और मैहर एक चीज से और प्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध संगीतज्ञ अलाउद्दीन खां संगीत पीठ यहाँ पर स्थित है। तो ये आपका रीवा पन्ना का क्षेत्र है। यहाँ 2-3 चीजें बस याद रखना, मध्य प्रदेश मालवा पठार के उत्तर पूर्व में और मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10% हिस्से का क्या करेगा? निर्माण करेगा, है ना। चट्टानों की दृष्टि से देखें तो विंध्यन और कडप्पा शैल समूह है। विंध्यन शैल समूह से हीरा निकलेगा, और विंध्यन शैल समूह से भलुआ पत्थर और चूना पत्थर निकलेगा। कडप्पा शैल समूह से हीरा प्राप्त होगा, क्लियर। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, मिट्टी लाल पीली, फसल गेहूं और चावल, क्लियर। नदियां केन, बीहड़, टोन्स, व्योरमा। बीहड़ में जलप्रपात बनेंगे चचाई, केवटी और बहुटी। चचाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात जो रीवा जिले में स्थित है, ठीक है। विस्तार देखें तो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर की 2 तहसीलें रहली और बंडा, क्लियर। हीरा उत्पादन के लिए पन्ना प्रसिद्ध है, कत्था उत्पादन के लिए रीवा प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए सतना प्रसिद्ध है, मैहर शारदा माता मंदिर और अलाउद्दीन संगीत पीठ के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट लास्ट है अपना नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी को पढ़ने के लिए हमें नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र देखना होगा, है ना। तो ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अमरकंटक से इसका उद्गम होगा और ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से बहते हुए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से बहते हुए, है ना, ये इस तरह से, ये है नर्मदा का बहाव क्षेत्र, ठीक है।
ये यहाँ पर मंडला में प्रवेश कर जाएगी। ये नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है। ठीक, हमें पढ़ना क्या है, नर्मदा और सोन घाटी, क्योंकि यहीं से एक नदी का और उद्गम होता है जिसे अपन नाम देते हैं सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी क्या करेगी, यहाँ अमरकंटक से निकलेगी, उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, ऐसे है ना, उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ये यहाँ रीवा से, है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चली जाएगी, है ना, और मिर्जापुर से जाएगी बिहार में, और बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाएगी। क्लियर, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होगा, नर्मदा का, सोन का और जोहिला का। ये महानदी भी बोल सकते हैं, महानदी भी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से सोन निकलेगी और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए मिर्जापुर से बिहार में प्रवेश, पहले उत्तर प्रदेश में फिर बिहार में, और गंगा नदी मिल जाएगी। नर्मदा निकलेगी पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए, मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में बहते हुए गुजरात में जाएगी और खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये है नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र। हमें इन दोनों नदियों का घाटी क्षेत्र पढ़ना है ना। तो घाटी क्षेत्र क्या होता है, नर्मदा का, किसी भी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो नदी क्षेत्र कहलाता है ना। तो हमें नर्मदा का और सोन का पढ़ना, तो सोन का चूंकि पूर्वी पठार में चला गया तो हमें मुख्यतः देखना है नर्मदा का, है ना। तो नर्मदा की जो ये वाला क्षेत्र है ये कहलाता है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। ए है पूरा का पूरा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, है ना, सीधा सा ए है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे जो निचला भाग है, निचला ही है क्योंकि नीचे सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश का जो निचला क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के समानांतर चलता है उसे अपन नाम देते हैं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। क्लियर, इसकी औसत ऊंचाई देखें तो कितनी है, 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है ना। ये एक भ्रंश, भ्रंश का मतलब दरारी क्षेत्र है ना। सकरी लंबी घाटी है, देखो पूरी की पूरी मैप में जा रही है ना। तो भ्रंश सकरी लंबी घाटी है जो देखें पूर्व से लेकर यहां से शुरू हुई और कहां तक आ गई, पश्चिम तक, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई है। इस क्षेत्र में चूंकि सतपुड़ा का क्षेत्र है तो चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाएंगी। इस पूरे क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। और यहाँ की दो नदियां मुख्य हैं, नर्मदा और सोन। क्लियर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की एक मुख्य नदी है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो इसे रेवा नाम भी दिया गया है ना। प्रसिद्ध यूनानी खगोलविद टॉलमी ने इसे नामादोस कहा है ना। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यह मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था निर्धारित करती है। यह मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। और इस पूरी घाटी का अगर हम विस्तार करें तो जो भी जिले इस पूरे क्षेत्र में रहेंगे वो इस घाटी में आ जाएंगे, जिन्हें मुख्यतः जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा और खरगोन के क्षेत्र हैं। क्लियर, तो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है इसे बस यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो निचला क्षेत्र है वो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। एक लंबी भ्रंश दरारी घाटी है ना, जो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है। क्लियर, तो ये था मध्य प्रदेश का संपूर्ण भौतिक स्वरूप। क्लियर, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, नोट्स बनाइए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।